वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं रोल एंड बार्थ को, जो कि हम इनको कंसिडर करते हैं आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पहले स्ट्रक्चरलिज्म में आते थे, बाद में इन्होंने अपने आप को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में अपने आप को कंसिडर करवाना पसंद किया। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। अगर कुछ नए हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। मिखाइल बाखतिन को हमने कवर किया है, उनसे रिलेटेड हमने 5 वर्क्स देखे हैं जो कि उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। देन हमने उनके कुछ जो उनकी मेन टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हेट्रोग्लोशिया है, डायलॉजिज्म है, आपका पॉलीफोनी एंड कार्निवलिस्क्यू है, इनको कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए थे आपको। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रोल एंड बार्थ को। रोल एंड बार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन आपको इस पर्सन से रिलेटेड 100% है, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डिवाइडेड लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस मेंशन करूँगी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर ताकि घिचपिच ना हो जाए। यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनके वर्क्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो हमारे रोल एंड बार्थ थे ये फ्रेंच पर्सन थे, तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच लिख दिया है। फर्स्ट वर्क की अगर मैं बात करूँ तो ये है इनका माइथोलॉजीज़। और ऐसा नहीं है कि आप इनके वर्क्स को स्किप कर सकते हो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें से पक्की बात है आपको देखने को मिलेगा। और जब आपको पता है आपको 2 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन का मतलब होता है आपका 2 नंबर, ठीक है, 2 मार्क्स होता है आपका। तो फिर जब आपको पता है 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4-5 अगर नाम रटने से आपका 2 नंबर मिल जाता है तो ये बेहतर है। सेकेंड है आपका, ये आपने आई थिंक पढ़ भी रखा होगा, आपका डेथ ऑफ द ऑथर। ये है आपका 1967 आई थिंक, या 1967 में है। 57 10 साल के बाद 1967 का आपका वर्क आता है। देन आपका आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है मैं यहाँ पे लिखती चलूँगी, आपको उन्हें रटना है। ये है आपका फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने वर्क और टेक्स्ट दो टर्म है, लगता सेम है लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। ये है इनका 1977 का। 7-7 साल के डिफरेंसेस पे हैं, आप इनको इजीली याद कर सकते हो। फोर्थ अगर हम बात करें तो ये है इनका SNZ, ये इसी तरीके से इसका नाम है। देन है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स, ये है आपका 1966 में। एंड देन 6th है आपका राइटिंग डिग्री 0, ये 0 है, ठीक है। ये है आपका 1953, यस, ये इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक इसमें है, जिसको, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे पेपर में आता है इसलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इमेज, म्यूज़िक एंड टेक्स्ट, ये इनका ये टेक्स्ट है, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। इमेज, म्यूज़िक एंड टेक्स्ट, ये इनका जो भी था, ये पब्लिश हुआ था इनका 1977 में। अब ये इनके कुछ मेन वर्क्स है जो आपको रटने हैं। अब आप इस पर क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मेरा पेपर था वो 2023 में था। 23 में ये जो 7th वाला है ना, यहाँ पे मैं नंबर लिख देती हूँ। 7th वाले पे क्वेश्चन आ रखा था, इसकी आपकी पब्लिशिंग पूछी थी, ठीक है, पब्लिशिंग पूछी थी 7th वाले टेक्स्ट की, इस वाले की। देन अगर मैं बात करूँ बाकी के कॉन्सेप्ट की, बाकी के पेपर में कौन कौन से आए हैं, तो एक बार इसमें आया था कि इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। आपके 2004 में भी अगर मैं बोलूँ तो माइथोलॉजीज़ आया था। माइथोलॉजीज़ किसने लिखी है? रोल एंड बार्थ ने लिखी है। क्वेश्चन आपका 2007 में भी आया था कि डेथ ऑफ द ऑथर किसने लिखा है, तो आपका रोल एंड बार्थ ने लिखा है। देन आपका क्वेश्चन आया था 2009 में कि जो स्ट्रक्चरल आपका, जो मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, वो किसने लिखा है, वो आपका रोल एंड बार्थ ने लिखा है। देन आपका 2012 में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोल रखा था कि बार्थ का कौन सा वर्क है, तो उसमें इनके वर्क था रीडरली और राइटरली। ये इनकी टर्म्स है वो मैं आपको भी समझाऊंगी, रीडरली एंड राइटरली। ये इनका टेक्स्ट का नाम है। उसके बाद इनका फिर से एक क्वेश्चन 2016 में भी आया था, जहाँ पे इन्होंने बात करी थी कि राइटरली टेक्स्ट कौन सी हैं, राइटरली टेक्स्ट का नाम मतलब क्या होता है। तो इतने क्वेश्चंस वही हैं। मैंने आपको जैसे बताया लास्ट क्लास में, मैंने आपको बोला था कि मैंने उन क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मतलब कि आपके 3 बैच के जो पेपर्स है वो मैंने इसमें ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि 3 बैच में मैंने पेपर्स के लिए अपने अटैम्प्ट दिए थे। बाकी के क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखे हैं मैंने। एक आपको मैंने 23 वाला ऐड कर दिया था। ऑलराइट, तो इतने क्वेश्चन है इसमें। फिर रटने वाली चीज़ें क्या क्या है, आपको डेथ ऑफ द ऑथर बिल्कुल ही रट लेना है। डेथ ऑफ द ऑथर में इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
इमेज और ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कई बार मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। आपको माइथोलॉजीज पता होनी चाहिए किसने लिखी है, क्योंकि रोलैंड बार्थ के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो आपको मैच द फॉलोइंग भी देते हैं, क्योंकि पहले वो ज़माना था जब यूजीसी नेट में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते थे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा कि माइथोलॉजीज किसने लिखी है, डेथ ऑफ द ऑथर किसने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आते थे जो ईजी पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, आपको 4-5 क्वेश्चन दे देंगे। अब 4-5 क्वेश्चंस को जब आप देखते हो, आपको एक आधे का पता होता है कि ठीक है इसका आंसर ये वाला होना चाहिए और इसका ये वाला होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपको 2 ऐसे ऑप्शन मिल गए जिनके ये दोनों ही ऑप्शन दिखा रखे हैं। इसीलिए आपको तीसरा भी पता होना चाहिए कि तीसरे का कौन सा सही है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप रटना इन द सेंस कि आप कितना उन चीज़ों को बार बार देख रहे हो, गो थ्रू कितना हो रहे हो। रटने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल रट लेना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम इनके कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में अब हम चलते हैं। ओके, तो एक इनका है जिस पे आपने भी वर्क, जिसकी आपने अभी अभी क्वेश्चंस देखे हैं, जो आपका है 1 सेकेंड, रीडरली एंड राइटरली। ठीक है, ये अभी आपने देखा कि इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये कि ये SNZ जो हमारा वर्क था ना, जो भी अभी हमने देखा था, 1 सेकेंड मैं दिखा देती हूँ। ये वाला जो वर्क था SNZ वाला 4th, ये उस बुक में से इन्होंने ले रखा। उस बुक में इसका कॉन्सेप्ट है, या फिर वो जो टेक्स्ट है उसमें इस कॉन्सेप्ट की बात करी गई है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो कोई भी जो टेक्स्ट होती है उसमें बहुत सारी तरीके से मीनिंग्स छुपे होते हैं। रीडरली टेक्स्ट वो होते हैं, 2 तरीके के टेक्स्ट होते हैं। रीडरली टेक्स्ट वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मीनिंग जो होती है वो आपकी फ़िक्स होती है। मीनिंग जो है आपकी वो फ़िक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें और ज़्यादा पढ़ोगे, 5-6 बार पढ़ोगे, 6-7 रीडिंग करोगे तो आपको कोई और मतलब निकलेगा, ऐसा नहीं है। मीनिंग जो है वो फ़िक्स होती है। यहाँ पे कोई भी आपकी हिडन मीनिंग नहीं होती है। हिडन मीनिंग नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि बिटवीन द गैप आपको पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी इंसान है वो उसको आराम से पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉवल पढ़ रहे हो आप, जो आप टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, उसमें जो भी चीज़ें हैं आप सिंपली देख सकते हो कि मीनिंग फिक्स है, एक ही तरीके हो जाएगी, उसमें कोई भी हिडन मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर आप एक लिटरेचर की जो नॉवल है उसे पढ़ रहे हो, मतलब कि जो आपकी सिलेबस की नॉवल है उसको पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि एक पर्सन वो जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाई करता है, नॉवेल्स को पढ़ता है, और एक पर्सन वो जो लिटरेचर का स्टूडेंट है, तो दोनों के अप्रोचेस में डिफरेंस होगा। क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन है वो सिर्फ स्टोरी देखेगा, लेकिन जो लिटरेचर का स्टूडेंट है वो क्या देखेगा, वो हिडन मीनिंग्स देखेगा। जो हमारी इन बिटवीन जो गैप्स होते, लाइन्स के जो गैप होते हैं, जो आपका जो राइटर है नहीं दिखाना चाहता है, उसके बारे में भी पढ़ना वो देख लेगा कि क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। तो यहाँ पे कोई हिडन मीनिंग नहीं होते हैं। जो रीडर होता है यहाँ पे वो कैसा होता है, रीडर यहाँ पे पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हिडन मीनिंग आपको ढूंढनी है, सरफेस पे आपको मीनिंग मिल जाएगी। तो रीडर क्या है, एक पैसिव है। वो सिर्फ जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हीं चीज़ों को सिर्फ पढ़ रहा है, उसने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, अपनी कोई अप्रोच उसमें नहीं लगाई है। यहाँ पे कोई भी नो सेकेंड मीनिंग यहाँ पे होती है, कोई भी नई मीनिंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो रीडर है वो क्या है, रीडर क्या है, रीडर आपका यहाँ पे कस्टमर होता है। रीडर यहाँ पे आपका क्या होता है, कस्टमर होता है। क्यों? क्योंकि जो एक ऑथर ने जो चीज़ें लिख दी है, रीडर सिर्फ उसे कंज्यूम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसी की जगह अगर हम राइटरली टेक्स्ट की बात करते हैं कि राइटरली टेक्स्ट कौन सी है, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम की जो होती है, मॉडर्निज्म की जो होती है, या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म की जो होती हैं, वो इसमें आती हैं। देन आपके पास यहाँ पे है कि यहाँ पे जो रीडर है ना वो एक्टिव होता है। यहाँ पे जो रीडर है आपका वो एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि हमने बात करी कि पोस्ट मॉडर्निज्म में आते हैं। यहाँ पे बात होती है कि मीनिंग यहाँ पे एक फिक्स मीनिंग नहीं है, सेवरल मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। और जब सेवरल मीनिंग्स ढूंढनी है तो जो रीडर है उसे एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें बुक में लिखी हुई है बस उसको पढ़ लिया और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद की कोई नई मीनिंग ढूंढ के लानी पड़ेगी, जैसे कि आप लिटरेचर में करते हो। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि आपके टीचर्स क्या बोलते हैं कि आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करना है। आपको रीडिंग करनी है कैसी, कि आपको हिडन मीनिंग समझ में आए, जो ऑथर नहीं दिखा रहा है आपको वो भी समझ में आए। तो एक्टिव रोल किसका है, रीडर का यहाँ पे एक्टिव रोल होता है। रीडर यहाँ पे क्या है, रीडर यहाँ पे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्यों है? क्योंकि ऑथर ने कोई बुक लिख दी, ऑथर ने, जो आपका ऑथर है उसने एक बुक लिख दी। अब उसने एक बुक लिखी, उसका कोई और मतलब था, लेकिन रीडर उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसने उसे हज़ारों मीनिंग दे दिया, हज़ारों लोग उसे पढ़ेंगे, उसके हज़ारों मीनिंग निकल रहे हैं। तो ये क्या है, एक अलग तरीके से उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।
जो यहाँ पे रीडर है वो क्या है, प्रोड्यूसर बन जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, रीडरली और राइटरली टेक्स्ट का जो इनका कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, और इसके ऊपर अगर अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आराम से कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। जो इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट जिसे हम बोल सकते हैं, वो इनका 5 एलिमेंट्स का, 5 एलिमेंट्स ऑफ सेमियोटिक। ठीक है, सेमियोटिक के 5 कॉन्सेप्ट। सेमियोटिक का मतलब क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ साइन। स्टडी ऑफ साइन होता है, जो वैसे हम इसको लिंग्विस्टिक में यूज़ करते हैं, लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लैंग्वेज की फील्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर ऑलरेडी बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, आप इसमें लैंग्वेज को भी पढ़ते हो, इसलिए यहाँ पे सेमियोटिक की बात करी गई है। इसमें इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो बुक है ना, उसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग कोड्स होते हैं। एलिमेंट का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कोड की बात करें, कोड्स होते हैं। अब कोड्स भी कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे 5 कोड्स हैं, कि उन किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई भी बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन 5 कोड्स को समझना पड़ेगा, इन 5 एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। हमेशा ही क्या है, मोर देन वन वेज होते हैं, मोर देन वन वेज होते हैं हमेशा ही, मोर देन वन वेज होते हैं हमेशा ही किसी भी एक बुक को, वन टेक्स्ट को रीड करने के। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को रीड करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लुरैलिटी होती है मीनिंग की, कि एक मीनिंग नहीं है कि आपने बोला कि ये वाली मीनिंग है, उसे पढ़ लो और मैं पढ़ूंगी तो सेम मीनिंग मुझे मिलेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरी अप्रोच अलग हो, आपकी अप्रोच अलग हो, आपके टीचर की अप्रोच अलग हो, मतलब यहाँ पे मीनिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। एज अ रीडर आपको क्या करना है, आप वो मीनिंग उठाते हो जो आप उठाना चाहते हो। एज अ रीडर मैं वो देखती हूँ जो मैं देखना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो आपसे डिफरेंट है, इसीलिए मेरा जो फोकस है वो उस स्पेसिफिक एक एलिमेंट पे जाएगा। तो इन्होंने कौन से 5 कॉमन एलिमेंट की बात करी है। एक की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि ये है हर्मेनेटिक्स कोड। ठीक है, ये इनका हर्मेनेटिक्स कोड है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बोला कि इन एवरी टेक्स्ट, हर एक टेक्स्ट में क्या है कि कोई ना कोई ऐसी मिस्ट्रीज़ होती हैं। हर एक टेक्स्ट में क्या होती है, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें होती हैं। हो सकता है वो किसी भी सेंस में हो कि उसे एक्सप्लेन नहीं किया, हमें लग रहा था कि इसको रैंडम से ख़त्म कर दिया, उस सीन को दोबारा से लेके नहीं आया जो ऑथर है, ऑथर ने उस सीन को वहीं पे क्यों छोड़ दिया। तो ऐसे कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, और इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे जो रीडर है वो फोर्स हो जाता है क्वेश्चन करने के लिए कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अगर मिस्ट्री है, रीडर सोचेगा अब क्या होगा, नेक्स्ट प्लॉट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन क्या होगी, नेक्स्ट पेज पे क्या होगा। तो ये क्या है, ये होता है हर्मेनेटिक कोड्स, जो कि हर एक टेक्स्ट बुक में होता है। ऐसा नहीं कि सस्पेंस में ही होगा, रोमांस जॉनरा है तो उसमें भी होगा, हम बैठे रहते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। ये चीज़ें सब में आपको देखने को मिलेंगी, उनको आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, हर एक पर्सन डिफर करता है। सेकंड कोड है जो कि जिसका नाम है प्रोएरेटिक कोड। प्रोएरेटिक कोड क्या है, इसमें इन्होंने बात करी है कि जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस उसकी बात करी है इन्होंने, कि सीक्वेंशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी चीज़ के। एक एक्शन है, फिर ये एक्शन हो रहा है, फिर ये एक्शन हो रहा है, तो एक सीक्वेंस बना हुआ है और हज़ारों इसमें लेयर्स होती हैं। अब जैसे कि सीक्वेंस है, हम सोचते हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंस, एक हीरो है, उसको दिखा दिया कि उसके हाथ में एक रिंग है। ठीक है, अब उसके रिंग पे इतना फोकस कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि इस रिंग का आगे कोई ना कोई एक सीक्वेंस में, नेक्स्ट पार्ट में कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा। एक हीरो है, उसकी आइज़ पे या फिर उसके चलने के तरीके पे बहुत ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली दिखा रहे हैं, मतलब कि हमें पता है कि कुछ ना कुछ आगे है जो इससे रिलेटेड होने वाला है। थर्ड कोड की बात करें तो थर्ड होता है आपका सिमेंटिक कोड। सेमियोटिक एंड सिमेंटिक आपके पेपर में आता है, ये इसमें नहीं से नहीं आता, ये आता है आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें से। इसमें बात करी गई है कि जो रेफरेंशियल मीनिंग होती हैं, एक्स्ट्रा आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा लिटरल मीनिंग होती हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा लिटरल मीनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जब आप सिमेंटिक की बात करते हो। ऑलराइट, कि ऐसा नहीं है कि एक ही मीनिंग है, जैसे कॉनोटेटिव होती है कि एक कैट है तो कैट का मतलब सिर्फ कैट नहीं हो सकता जो कैट है वो ऑमनियस हो, या फिर हो सकता है वो किसी एक नेगेटिव या फिर एविल चीज़ों को दिखा रही हो। आपने देखा है कि आउल दिखाते हैं मूवीज़ में, ऐसा नहीं कि आउल सिर्फ एक एनिमल या फिर एक बर्ड किसी भी चीज़ को दिखा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट दिखाने के लिए दिखाते हैं कि ठीक है कुछ एविल होने वाला है, कुछ
हो सकता है कुछ नेगेटिव होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि पॉजिटिव वे में नहीं जाएगी, तो वो कोड आपको देखने को मिलेगा। देन आपको अगर मैं बात करूँ डी वाला है, तो डी वाले में इन्होंने बात करी है सिंबॉलिक कोड की। सिंबॉलिक कोड होता है जहाँ पे सिंबल्स यूज़ होते हैं किसी भी बुक में। एंड देन आपका है आपका ई जो है आपका कल्चरल कोड। कल्चरल कोड आपको हर एक मूवी में देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम किसी चीज़ से सिम्बलाइज कर देते हैं। हम अगर इंडियन मूवीज़ में बात करें तो हम पहले की मूवीज़ में क्या होता था, कुछ भी होता था तो क्या होता था, एक मंदिर को दिखा देते थे, आपका एक मंदिर, आपका टेम्पल दिखा देते थे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं आप टेम्पल दिखा रहे हैं उस टाइम की मूवीज़ में, तो हमें लगता था कि हाँ अब जो हीरो है वो जिंदा हो जाएगा, या फिर कोई भी जो चीज़ें हैं पॉजिटिव वे में चली जाएंगी, तो वो क्या है, वो कल्चरल कोड होती है। तो इन्होंने बात करी अपने 5 एलिमेंट्स में इन्होंने बात करी कि अलग अलग चीज़ें हैं, 5 कोड हैं जो हर एक बुक में आपको देखने को मिलेंगी। हर्मेनोटिक कोड है, एरेटिक है, फिर आपका सिमेंटिक है, आपका सिंबॉलिक है, एंड कल्चरल कोड है। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका थर्ड कॉन्सेप्ट की। अगर हम बात करें इनके, तो वो है आपका डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर इसी बुक में से लिया गया है, डेथ ऑफ द ऑथर के ही बुक में से। इसमें उन्होंने क्या बात करी है मेनली, इसमें उन्होंने बात करी है कि जो, क्योंकि इनका जितना भी फोकस है वो किस पे जा रहा है कि हर एक जो मीनिंग है, टेक्स्ट जो है उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरलिज्म से दूर जा रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म बात करता था एक मीनिंग की। इसीलिए हमने जो रोलैंड बार्थ है, इन्होंने अपने आप को, या फिर जो बात की क्रिटिक थे, उन्होंने रोलैंड बार्थ को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डाल दिया कि अगर एक टेक्स्ट के हज़ारों मीनिंग है तो वो स्ट्रक्चरलिज्म नहीं बल्कि वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम उनको कंसिडर करेंगे। डेथ ऑफ द ऑथर में उन्होंने बात करी है कि एक ऑथर है, ठीक है, एक ऑथर है, उसने एक बुक लिख दी, अब उस ऑथर ने जब इस बुक को पब्लिश करवा दिया, अब जब ये बुक पब्लिश हो गई है, तो हम एक लिटरल वे में नहीं, ऐसा नहीं है कि सच में जो ऑथर है उसकी डेथ हो गई है, नहीं, हम उसको एक मेटाफिजिकल वे में समझ रहे हैं कि जो ऑथर है इस बुक का अब ऑथर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बुक है वो प्रोड्यूस हो चुकी है। अब ये बुक किसके लिए है, अब ये बुक है रीडर्स के लिए। और रीडर क्या है, रीडर इस बुक के फादर है, ठीक है, रीडर अब इस बुक के फादर हैं। अब रीडर जिस तरीके से चाहे उस बुक को इंटरप्रेट कर सकता है, कोई ऐसे करेगा, हो सकता है कोई ऐसे करे, या फिर कोई उस बुक को इस तरीके से इंटरप्रेट करे। मतलब कि हमने ऑथर को क्या समझ लिया है, हमने समझ लिया कि जो ऑथर है वो डेड है। अब जब ऑथर डेड है तो हम बिल्कुल ही फ्री हैं उस बुक को किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए। इस चीज़ की बात इन्होंने अपने इस वर्क में करी है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि आप एक रीडर हो और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या सोचोगे कि ऑथर ने ये सोच के इस लाइन को लिखा होगा, ऑथर ने ये सोच के लिखा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब ऑथर ने क्या सोच के उस वर्ड को लिखा है, लाइन को लिखा है, उसके उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, इमोशंस क्या थे, वो खुश था या नहीं था, हो सकता है उसने ऐसी कोई चीज़ उस टाइम पे फील करी हो कि उसने उसको लिख दिया। लेकिन एज अ रीडर आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते, सिर्फ वर्ड्स को समझ रहे हो, और वर्ड्स को समझ के आप पूरे बुक को नहीं समझ सकते। इमोशंस जो हैं वो वहीं पे ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए इस चीज़ को मान लिया गया कि ठीक है, ऑथर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने हिसाब से उसका क्या मतलब निकाल सकते हैं। अब एक तरफ ये बात तो हुई, लेकिन इसकी एक नेगेटिव चीज़ ये आई कि अब इसी में एक चीज़ और बोली गई थी, नेगेटिव भी हम उसे मान ही सकते हैं वैसे तो। उसमें ये बोला गया, रोलैंड बार्थ ने ये बोला कि कई बार क्या होता है, जो रीडर्स है ना कुछ ऐसे मीनिंग्स निकाल लेते थे, जैसे कि ABC कोई बुक है, उसमें इन्होंने बोला कि इसकी बात करी गई है, XYZ की बात करी गई है, लेकिन ऑथर ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे वर्क्स हैं जहाँ पे ऑथर्स खुद सामने आते हैं और बोलते हैं कि मेरी इस बुक को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, क्योंकि ऑथर ने ऐसा नहीं सोचा था। रीडर को लगा कि ऑथर ने ये सोच के लिखा होगा, तो ये कहाँ है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फॉल्ट हुआ रीडर्स का, कि रीडर को लगा कि वो ऑथर को सही से जानते हैं, उन्होंने ऑथर के इंटेंशंस को अच्छे से कॉपी कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसीलिए बोला जाता है कि डेथ ऑफ द ऑथर, कि अब ऑथर नहीं है, अब जो हो आप ही हो, आप उसके फादर हो, एज अ रीडर आप उसके फादर हो, आप जो मीनिंग चाहे वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आई रियली होप कि मैंने यहाँ पे आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, या फिर इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्सेप्ट है रोलैंड बार्थ से रिलेटेड, वो कवर हो चुके हैं। अगर मैं क्विक समरी की बात करूँ तो हमने अभी तक क्या बात करी है, हमने बात करी थी रोलैंड बार्थ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की। मैंने आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चंस आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी है आपको करना है।
माइथोलॉजी आपको याद रखें, डेथ ऑफ द ऑथर है, फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट है, SNZ है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव्स है, राइटिंग 0 है आपका, इमेज, म्यूजिक एंड टेक्स्ट, इनके आपको नंबर याद होने चाहिए कब पब्लिश हुई हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो रीडरली एंड राइटरली उनका कॉन्सेप्ट है। रीडरली मतलब कि एक ही मीनिंग है आपका, फिक्स मीनिंग है, कोई हिडन मीनिंग नहीं है, रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं कर रहे हो आप एक सिर्फ पैसिव रीडर हो, कंज्यूमर हो। राइटरली टेक्स्ट की बात करता है कि बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती हैं, जो ऑथर है वो कौन है, वो आपका जो आपका रीडर है वो आपका एक्टिव है, आपका प्रोड्यूसर है, ऑथर ने एक चीज़ लिख दी, अब आप उसमें मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हो। देन हमने बात करी है 5 कोड्स की, कि किसी भी बुक में ये 5 कोड्स होते हैं। हर्मेनोटिक है, प्रोएरेटिक है, सिमेंटिक है, सिम्बॉलिक है, कल्चरल है। देन हमने बात करी डेथ ऑफ द ऑथर की, कि एक जो वर्क है जब वो पब्लिश हो जाता है तो हम उसको मान लेते हैं कि उसका जब ऑथर है वो डेड हो चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी, और हम फ्री हैं उस बुक को किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए। एंड या आज की वीडियो में इतना ही। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। एंड या बाय बाय।